सुप्रभात बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन में आपका पुनः स्वागत है। मैं पहलवान सिंह राजपूत कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के लिए, जिसका विषय है अकाउंटेंसी, इकाई 3, जिसका शीर्षक है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साझेदारी पुनर्गठन से क्या आशय है, ये आपको पहले बता दिया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें बदलती हैं। सबसे पहले मैंने आपको इस पर अनुपात बदलने पर साझेदारों के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। फिर दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि जब साझेदार अनुपात बदलते हैं तो एक को त्याग होता है और कोई साझेदार को प्राप्ति होती है। तो इस त्याग और प्राप्ति का प्रतिफल के लिए साझेदार अपनी पुस्तकों में क्या लेखांकन करते हैं। तो इसके लिए बच्चों ख्याति का लेखा किया जाता है। जो साझेदार त्याग करता है उसको ख्याति की राशि दी जाती है, और जो साझेदार लाभ प्राप्त करता है, इसका गेनिंग रेशो होता है, इसका लाभ बढ़ता है, वो ख्याति की राशि देता है। बच्चों ख्याति का ठीक ठीक से मूल्यांकन करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है। फिर भी इसका मूल्यांकन करने में लाभ बड़ा योगदान देता है। लाभ को आधार मान करके हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। इसमें दो तरह के लाभों को ध्यान में रखते हैं। एक औसत लाभ के आधार पर हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं, और दूसरा अधिलाभ होता है, अधिलाभ के आधार पर निकालते हैं। ये दोनों लाभ को आधार मान करके साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें मैं औसत लाभ का एक प्रश्न पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि औसत लाभ में कैसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। औसत लाभ से तात्पर्य बच्चों विगत 3 से 5 वर्षों का हम कुल लाभ ले लेते हैं, और उसमें वर्षों की संख्या भाग लगा करके लाभ निकाल लेते हैं। इसका तात्पर्य ये हो गया कि हमने विगत 3 से 5 वर्षों के लाभ को समान भागों में प्रसारित कर दिया, उसको फैला दिया गया। क्योंकि लाभ हर वर्ष में एक जैसा नहीं होता, अलग अलग वर्ष में अलग अलग राशि लाभ के रूप में आती है। एक आध वर्ष ऐसा भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि हो जाए। उस विगत 3 से 5 वर्ष के लाभ को हम समान रूप से विभाजित कर देते हैं, बांट देते हैं, वही औसत लाभ कहलाता है। अब एक होता है बच्चों अधिलाभ। तो एक बच्चों औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, और एक अधिलाभ पर किया जाता है। अधिलाभ क्या होता है बच्चों कि हमारा औसत लाभ, या इसको अपन वास्तविक लाभ भी कह सकते हैं, ये सामान्य लाभ से कितना अधिक है, वो अधिलाभ कहलाता है। वास्तविक लाभ या औसत लाभ सामान्य लाभ से जितना अधिक होता है उसको अधिलाभ की संज्ञा दी जाती है। अब सामान्य लाभ से मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो बच्चों कोई व्यापारी 1 लाख की पूंजी लगाता है, और वर्तमान में बाज़ार में सामान्य लाभ की दर या ब्याज की दर 10% चल रही है कि कोई भी व्यापारी व्यापार करेगा तो 10% लाभ अवश्य कमाएगा। तो 1 लाख की पूंजी पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये होते हैं, अर्थात वो 10,000 रुपये अवश्य कमाएगा। ये सामान्य लाभ कहलाएगा, ये हर व्यापारी अर्जित करेगा। लेकिन औसत लाभ सामान्य लाभ से कितना है? यदि मान लीजिए किसी फर्म का सामान्य लाभ 10,000 रुपये आ रहा है और औसत लाभ 15,000 रुपये आ रहा है, तो अब हम 15,000 में से, अर्थात औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो राशि आएगी वो 5,000 रुपये आएगी। 15,000 औसत लाभ है और सामान्य लाभ आपका जो है 10,000 है।
15 में से 10 घटाए तो आपके 5, ये अधिलाभ कहलाता है। इसको सुपर प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। तो एक ये भी मापदंड होता है, ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए इसका सहारा भी लिया जाता है। तो औसत लाभ विधि में प्रश्न आप देख चुके हैं, औसत लाभ विधि में कैसे ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। अब अधिलाभ के अंतर्गत मैं आपको बात बताने वाला हूँ। औसत लाभ में एक और है, भारित औसत लाभ विधि के आधार पर भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, उसको भी अपन देखेंगे। अभी मैं अधिलाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये प्रश्न 2009 के ए सेट में पूछा गया है। ये दिया है, एक फर्म का औसत शुद्ध लाभ 42,000 रुपये। बच्चों, प्रश्न में यदि औसत लाभ निकला दिया है तो आपको औसत लाभ नहीं ज्ञात करना है, और ज्ञात नहीं है तो वही की वही प्रक्रिया रहेगी जैसे पिछले सवाल में अपन ने की थी कि अपन गत वर्षों के लाभ को जोड़ लेते हैं और वर्षों की संख्या का भाग लगा करके औसत लाभ निकाल देते हैं। यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में औसत लाभ दिया है तो ठीक, और नहीं दिया है तो हमें ज्ञात करने का तरीका वही होगा जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी उसने 2.5 लाख रुपये लगाई है, लगाई गई पूंजी है विनियोजित पूंजी कहलाएगी। और इस प्रकार के व्यवसाय में पूंजी पर ब्याज या लाभ भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यापारी 2.5 लाख रुपये लगाएगा तो उस पर 12% ब्याज प्राप्त मिलेगा। ये प्रश्न में दिया होता है, हमेशा दिया रहेगा। विनियोजित पूंजी भी दी रहेगी प्रश्न में, और इसमें ब्याज की दर भी दी रहेगी। ये परिवर्तनशील रहती है, अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग राशि हो सकती है। औसत लाभ भी अलग अलग हो सकता है, प्रश्न के हिसाब से बदलेंगे। बट आप पूरे प्रश्न में ये समझ लें कि नंबर 1 औसत लाभ होगा, औसत लाभ नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे। वही प्रक्रिया, 3 से 5 वर्षों का लाभ जोड़ेंगे, यदि हानि है तो घटाएंगे, वर्षों की संख्या का भाग लगाएंगे तो औसत लाभ आ गया। विनियोजित पूंजी प्रश्न में दी रहेगी, लाभ की दर भी प्रश्न में दी रहेगी। अब साझेदार को 6,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाता है। कभी कभी बच्चों, ये प्रश्न में थोड़ा, हर प्रश्न में नहीं होता है, लेकिन इस तरह का प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसको बड़े ध्यान से देखें आप कि कोई भी साझेदार को कोई पारिश्रमिक देना था और वो अभी दिया नहीं गया है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम औसत लाभ में से पहले इस पारिश्रमिक को घटा देते हैं। अर्थात हम यहाँ औसत लाभ 42,000 देख रहे हैं, इसमें से 6,000 रुपये यदि पारिश्रमिक के देना है तो घटा देंगे, तो शुद्ध विभाजन योग्य जो लाभ आएगा आपका 36,000 आएगा। 42,000 में से 6 घटा देंगे। ये सभी प्रश्नों में नहीं होता, कुछ प्रश्नों में होता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, आप देख भी रहे हैं। तो यदि किसी साझेदार को पारिश्रमिक देना दिया जाता है तो वो अपने को पहले औसत लाभ में से हमें उसको माइनस घटा लेना है। घटाने के बाद जो विभाजन योग्य लाभ आएगा वो मान्य किया जाएगा। तो 42,000 में से हम 6,000 घटाएंगे तो 36,000 रुपये विभाजन योग्य औसत लाभ आएगा। अर्थात इस औसत लाभ की तुलना हम सामान्य लाभ से करेंगे, और वो कैसे करेंगे आगे देखेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, जो ये सभी प्रश्नों में नहीं होता है, कुछ प्रश्नों में दिया है, कुछ में नहीं। पर जब भी होगा तो पहले हम क्या करेंगे, इस औसत लाभ में से इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वो शुद्ध औसत लाभ या विभाजन योग्य औसत लाभ के नाम से जाना जाएगा। ख्याति की गणना 2 वर्ष के क्रय के आधार पर अधिलाभ द्वारा कीजिए। अधिलाभ विधि से करना है इसके लिए। पहले जो सवाल था वो औसत लाभ विधि का था, और ये अब काय का है, अधिलाभ का। तो अधिलाभ में अब आप देखेंगे, प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। संक्षिप्त में औसत लाभ 42,000 है, विनियोजित पूंजी 2.5 लाख है, जिस पर सामान्य ब्याज की दर 12% है। एक साझेदार को 6,000 रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाना है। इसका क्या करते हैं, यदि प्रश्न में ये दिया है तो औसत लाभ में से इसको पहले ही माइनस कर देना है, और क्रय वर्ष का तो गुणा करते हैं, जैसे बच्चों आप पहले देख चुके हैं। अब इसका देखिए, इस विधि में हमें ये काम करना होता है। ख्याति बराबर अधिलाभ विधि में ख्याति ज्ञात करने का तरीका है अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। जितना अधिलाभ आएगा उसमें क्रय वर्ष का गुणा कर देंगे। क्रय वर्ष 2 दिए हैं, अधिलाभ में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब अधिलाभ क्या होता है, अधिलाभ की ये परिभाषा होती है, औसत लाभ में से हमें सामान्य लाभ घटाना है। औसत लाभ चूँकि प्रश्न में दिया है, सामान्य लाभ प्रश्न में नहीं दिया है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सामान्य लाभ की ये परिभाषा होती है, जितना पैसा आपने लगाया है विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। विनियोजित पूंजी 2.5 लाख है, सामान्य लाभ की दर प्रश्न में दी है 12/100, तो 30,000 रुपये आ गए। तो ये सामान्य लाभ आ गया। सामान्य लाभ ऐसे निकालेंगे, मतलब ख्याति निकालने का वास्तविक सूत्र तो ये है,
अधिलाभ विधि में ख्याति निकालने के लिए ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। अब इसमें हमें एक अधिलाभ चाहिए और क्रय वर्ष। क्रय वर्ष प्रश्न में दिए हैं, अधिलाभ ज्ञात करना है। अधिलाभ कैसे ज्ञात करते हैं? अधिलाभ ज्ञात करने के लिए औसत लाभ में से सामान्य लाभ को घटाते हैं। औसत लाभ प्रश्न में दिया है, नहीं दिया है तो वैसे ही निकालते हैं, जैसे पिछले वीडियो में बताया मैंने। सामान्य लाभ प्रश्न में नहीं दिया है तो कैसे निकालती है? ये तरीका होता है, जितनी पूंजी है लाभ की दर है, सिंपल तरीके से परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 2.5 लाख विनियोजित पूंजी है, 12%, कितना हो गया बच्चों? 30,000। अब औसत लाभ चूँकि 42,000 दिया है, 42 में से अब साझेदार का जो पारिश्रमिक घटाएंगे 36, और 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा अधिलाभ। अधिलाभ कितना आएगा? 6 में 2 का गुणा करेंगे, क्रय वर्ष 2 दिए, 12,000 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। अब इसका हल देखिए आगे। यहाँ ये काम पहले करना है, सेकेंड ये करना है और लास्ट में ये करना है, बट वास्तविक सूत्र ख्याति का ही है। तो ख्याति हमें ज्ञात करना है, इसलिए सूत्र ये हो गया। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? अधिलाभ। तो फिर अधिलाभ का सूत्र लिख दिया। अधिलाभ के लिए हमें क्या चाहिए? औसत लाभ और सामान्य लाभ। औसत लाभ चूँकि प्रश्न में दिया है और सामान्य लाभ नहीं दिया है तो ऐसे ज्ञात करते हैं। तो पहले हमें सामान्य लाभ ज्ञात करना है, फिर अधिलाभ ज्ञात करना है, फिर ख्याति ज्ञात करना है। आप कैसे हल करेंगे? पहले सामान्य लाभ ज्ञात कर लेंगे, 30,000 आ जाएगा। फिर अधिलाभ ज्ञात कर लेंगे, अधिलाभ कितना आएगा आपका? 6,000 आएगा। ख्याति कितनी है? ख्याति ज्ञात करने के लिए आगे देखिए आप कैसे किया मैंने। ये देखो, विभाजन योग्य लाभ कैसे किया? औसत लाभ में से साझेदार का पारिश्रमिक घटा देते हैं। ये यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, सभी प्रश्नों में नहीं है, कुछ प्रश्नों में है। तो साझेदार का पारिश्रमिक यदि होता है तो औसत लाभ में से पहले उसको माइनस कर देते हैं, तो 36,000 आ गया। तो शुद्ध जो विभाजन योग्य औसत लाभ है वो 36 और सामान्य लाभ 30 है। तो 36 में से 30 गए तो 6। और ख्याति बराबर क्या है? अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। 6 गुणित 2 बराबर 12,000 इस प्रश्न का उत्तर आया। इस प्रश्न के हिसाब से इस फर्म की ख्याति 12,000 रुपये होगी। ये इस तरह के प्रश्न बच्चों बोर्ड परीक्षा में कई बार आए हैं, कई बार पूछे गए हैं। औसत लाभ के भी, औसत लाभ विधि के भी पूछे जाते हैं, या इसका थ्योरी का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोनों दृष्टि से ये अत्यंत और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आप इसको बड़े ध्यान से सुनें, बार बार अभ्यास करें। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आपकी किताब में दिए हैं, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, सबको रफ कॉपी पर हल करके बार बार सीखें। सूत्र को याद रखें। सूत्र आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जान डालते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपका वेटेज बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। इसलिए हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखें। जितना आप थ्योरी को महत्व देते हैं उससे आप भी व्यवहारिक प्रश्नों को भी महत्व दें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न देखो 2009 के ई सेट में पूछा गया। इसके बाद भी ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, सिर्फ राशियाँ बदली, सिर्फ राशियाँ बदली जाती हैं। ये पारिश्रमिक का ध्यान बच्चों रखना है, हर सवाल में नहीं होता। यदि सवाल में नहीं होता तो हम औसत लाभ पूरा 42 मानते हैं, या 42 में से 30 घटाते तो 12 आ जाता, तो 12 का गुणा कर देते। तो ये प्रश्न में यदि है इस तरह का कोई पारिश्रमिक या कोई खर्चा देना है तो पहले उसको माइनस कर देना है। तो ये थी बच्चों अधिलाभ विधि। ओनली और ओनली अधिलाभ है, यहाँ ध्यान रखना है। एक औसत लाभ विधि, एक अधिलाभ विधि। औसत लाभ विधि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, ये अधिलाभ विधि। अब एक और है आपकी दूसरी विधि के विषय में बताता हूँ। इसको पूंजीकरण विधि के नाम, पूंजीकृत विधि के नाम से भी जाना है। पूंजीकरण में ख्याति निकालने के 2 तरीके हैं, एक अधिलाभ है और एक औसत लाभ है। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखें कि इसमें कैसे, ये 2011 में पूछा गया था, पूंजीकरण की अधिलाभ विधि का प्रश्न है। अब आप देखिए, इसमें एक फर्म की पूंजी 1 लाख रुपये, वही लगाई गई पूंजी विनियोजित पूंजी। इस पूंजी का उपयोग केवल सामान्य लाभ ज्ञात करने में करेंगे। सामान्य लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? विनियोजित पूंजी गुणित 10/100 और 20,000 रुपये औसत वार्षिक लाभ कमाती है। औसत लाभ का उपयोग यहाँ पर बच्चों अधिलाभ निकालने में करते हैं, या औसत लाभ से ख्याति निकालने में करते हैं। यदि प्रश्न में औसत लाभ निकला दिया है तो फिर हमें औसत लाभ निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के व्यापार में साधारणतया 10% लाभ होता है। ये प्रतिशत का, यहाँ 10% लाभ या ब्याज, किसी प्रश्न में ब्याज शब्द का उपयोग है। लाभ और ब्याज अर्थ एक ही दृष्टि में लिया जाता है सवाल के हिसाब से। तो ये हो गया। यदि ख्याति अधिलाभ के पूंजीकृत, यहाँ ध्यान रखना बच्चों, केवल अधिलाभ नहीं है, ओनली अधिलाभ के साथ पूंजीकृत या पूंजीकरण के बराबर हो। यह केवल अधिलाभ होता तो अभी जो पिछली विधि आपने देखी उसके हिसाब से आप ख्याति निकाल लेते।
ओनली अधिलाभ, और अधिलाभ की पूंजीकृत मूल्य के बराबर है तो ख्याति। थोड़ा सा इसका सूत्र अलग है। अधिलाभ विधि में तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष ही है, और अधिलाभ की पूंजीकरण में देखिए क्या है। तो पूंजीकरण में ख्याति ज्ञात करने के दो तरीके हैं, एक अधिलाभ और एक औसत लाभ। तो प्रश्न में जो पूछा जाए उसी के हिसाब से उत्तर लिखना है। अधिलाभ से पूछ रहे हैं पूंजीकरण का, क्या औसत लाभ से पूछ रहे हैं। मैंने इस प्रश्न को दोनों तरीके से हल करके आपको दिखाया, पूंजीकरण की अधिलाभ विधि से भी दिखाया, पूंजीकरण के औसत लाभ विधि से भी दिखाया। तो ये प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। ये तीनों ही प्रश्न जो अभी मैंने आपको औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि के कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। सिर्फ राशियाँ भर बदलती हैं बच्चों, आप प्रक्रिया समझ लीजिए और आसानी से सवाल हल हो जाता है। बिल्कुल बहुत सरल सवाल होते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें भी नहीं होती हैं। तीन ही प्रश्न बनते हैं, तीन ही प्रश्न पुनरावृत्ति इन प्रश्नों की हुई है। 2011 में ये पूछा गया, इसके बाद भी आगे की बोर्ड परीक्षाओं में भी कई बार ये आया है, और आपकी किताब में आप देखेंगे तो इस तरह के कई सवाल दिए। बट प्रश्न को ठीक से समझ लें फिर उसको हल करना है। प्रश्न को समझने में भी गड़बड़ी कई बार हो जाती है। अब आप देखिए मैंने क्या किया है, इसमें सूत्र क्या होता है, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित 100, गुणित 100 है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है, बटे सामान्य लाभ की दर। अधिलाभ वही जो पिछले सवाल में आपने पढ़ा कि अधिलाभ का अर्थ क्या होता है, अधिलाभ बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अधिलाभ निकालने के लिए अभी औसत लाभ चाहिए, सामान्य लाभ चाहिए, गुणा 100 है, इस परसेंटेज के लिए होता है। सामान्य लाभ की दर प्रश्न में दी है, इस प्रश्न के हिसाब से 10 है। अधिलाभ बराबर बच्चों क्या है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ कितना दिया है बच्चों, प्रश्न के हिसाब से आप देखें औसत लाभ कितना दिया है आपका 20,000। सामान्य लाभ निकालेंगे तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया 10,000। 20 में से 10 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 10,000। औसत लाभ कितना दिया है बच्चों 20,000। सामान्य लाभ कितना आ रहा है ये देखिए 10,000। 20 में से 10 घटाएंगे तो अधिलाभ कितना आएगा 10,000। अब इसको कैसे हल किया गया, ये मेन सूत्र है। हल करने में आपको पहले ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है। आप पहले इसको हल करेंगे सामान्य लाभ, ये मैंने समझाने की दृष्टि से। वास्तविक सूत्र ये है बच्चों, ख्याति निकालने के लिए पूंजीकरण विधि की अधिलाभ विधि में ख्याति निकालने का ये सूत्र है, अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर या सामान्य ब्याज की दर भी इसको बोलते हैं, प्रसिद्ध लाभ की दर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वास्तविक सूत्र है, ये अधिलाभ का सूत्र है बच्चों। दोनों ही सूत्र याद रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, सूत्र तीनों ही याद रखना है। ये भी पिछले सवाल में भी था, यहाँ भी यूँ का था, यहाँ भी यूँ का, ये वाला सूत्र आपका चेंज हो गया। सामान्य लाभ बच्चों कितना आ गया 1,00,000 गुणित 10%, 10,000 हो गया। अब देखिए इसको मैंने कैसे हल किया है, अधिलाभ कैसे निकाला 20,000, औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा दिए 10, अधिलाभ गुणित 100 बटे 10 बराबर 1,00,000 उत्तर आ गया बच्चों। तो ये आपकी कौन सी विधि हो गई, पूंजीकरण की अधिलाभ विधि। अधिलाभ नहीं है बच्चों, अधिलाभ होती तो फिर वो अलग तरह का सूत्र लगता है। अधिलाभ विधि में केवल क्लियर लिखा होता है अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि मतलब उसमें क्रय वर्ष दिए रहेंगे 100, उसकी एक पहचान ही होती है। अधिलाभ विधि में क्रय वर्ष होंगे, क्रय वर्ष के आधार पर निकालना होता है, तब उस विधि में सवाल हल होता है। अब इसी सवाल की एक और वैकल्पिक विधि है, औसत लाभ होता है। दोनों पूंजीकरण की किसी भी विधि से आप औसत लाभ से निकालें चाहे अधिलाभ से निकालें, दोनों में उत्तर एक समान ही आता है। अब मैंने ये देखो बच्चे, ये परीक्षा में तो अधिलाभ से पूछा गया है, लेकिन मैंने औसत लाभ का भी इस प्रश्न के माध्यम से आपको मैं समझाए दे रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें क्लियर हैं। बट आप परीक्षा में ये देखें कि पूंजीकरण विधि का पूछा है तो पूंजीकरण में अधिलाभ है कि औसत लाभ, और कुछ नहीं दिया है तो फिर कोई सी भी विधि का इस्तेमाल कर लो। पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। अब यहाँ अधिलाभ भी नहीं कह रहे और औसत लाभ भी नहीं कह रहे, तो कोई सी भी एक विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब नाम दिया है तो फिर उसी विधि का आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये प्रश्न है पूंजीकरण की पूंजीकृत की अधिलाभ विधि है, तो ये उत्तर आएगा। अब इसमें औसत लाभ कह देता है तो क्या होता है, इस प्रश्न को पूंजीकरण की औसत लाभ विधि से कैसे हल करेंगे। देखो इसका सूत्र बच्चों ये होता है, ख्याति बराबर जहाँ अधिलाभ था वहाँ क्या हो गया औसत लाभ हो गया, गुणित 100 जो का तो है सामान्य लाभ की माइनस शुद्ध संपत्तियाँ होती हैं। इन सब में से क्या करेंगे माइनस शुद्ध संपत्तियाँ। शुद्ध संपत्तियाँ बच्चों हमेशा पूंजी के बराबर होती हैं। प्रश्न में शुद्ध संपत्तियाँ नहीं होती तो कुल संपत्तियों में से हम चालू दायित्वों को घटा देते हैं। शुद्ध संपत्तियाँ बराबर क्या होती हैं, कुल संपत्ति माइनस दायित्व होते हैं। दायित्व घटाने के बाद जो बचता है वो शुद्ध संपत्तियाँ कहलाती हैं।
या दूसरी भाषा में कह सकते हैं पूंजी के बराबर। जितनी प्रश्न में पूंजी दी है उतनी ही शुद्ध संपत्तियाँ मानेंगे। अब इसको हल करने के लिए बच्चों क्या चाहिए आपको? औसत लाभ चाहिए, जो प्रश्न में दिया है 20,000, 1900 सामान्य लाभ की दर 10 दी है। शुद्ध संपत्ति कितनी मानेंगे? विनियोजित पूंजी के बराबर 1 लाख। तो यहाँ 20,000 लिखाएंगे, 100/10 माइनस 1 लाख। इसका उत्तर भी बच्चों उतना ही आएगा जितना कि अधिलाभ विधि से आया कि पूंजीकरण विधि में आप चाहे औसत लाभ से सवाल को हल करें चाहे अधिलाभ से करें, उत्तर समान ही आता है। बट परीक्षा में आपसे क्या पूछा गया है उस हिसाब से आपको प्रश्न का हल करना है। यदि पूंजीकरण विधि से पूछा है तो कोई सा भी फार्मूला लगा दीजिए, चाहे औसत लाभ का लगा लीजिए चाहे अधिलाभ का। अधिलाभ का पूछा है तो फिर बच्चों आपको अधिलाभ का ही सूत्र लगाना है, और औसत लाभ का पूछा है पूंजीकरण विधि का तो फिर ये वाला सूत्र ही आपको लगाना है। अब इसका उत्तर देखिए कैसा दिया है। शुद्ध संपत्तियां हमेशा विनियोजित पूंजी के समान होती हैं, मैंने लिख दिया है। इस प्रश्न में विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपये है तो शुद्ध संपत्तियां 1 लाख रुपये होंगी। सूत्र लिखा है ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित 100/10। औसत लाभ 20,000 है प्रश्न के हिसाब से, बटे 100 गुणित 100/10 माइनस 1 लाख। इसको हल करेंगे बच्चों तो कितना आएगा आपका? 1 लाख रुपये आएगा। तो दोनों पूंजीकरण की दोनों ही विधियों में उत्तर समान ही आते हैं, बट प्रश्न परीक्षा में कौन सी विधि से पूछा है, औसत लाभ से पूछा है, अधिलाभ से पूछा है, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो ये थी बच्चों ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्म में ख्याति का मूल्यांकन करना कठिन काम होता है, और क्योंकि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, लेकिन साझेदारी फर्म में ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए लाभ आधार होता है। लाभ ही आधार, ये क्वेश्चन ओटी में कई बार पूछा है, ख्याति के मूल्यांकन करने का आधार लाभ। लाभ को भी 2 तरह से नाम दे दिया है, एक औसत लाभ और एक अधिलाभ। इनको आधार मान करके हम कुछ हद तक फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ होंगी मोटे तौर पर बच्चों आपकी, एक औसत लाभ विधि, एक अधिलाभ विधि, एक पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण के 2 भाग हो गए, एक अधिलाभ पूंजीकरण की अधिलाभ विधि, एक और होती है भारित औसत लाभ विधि भी होती है, भारित लाभ विधि के नाम से भी होती है। इसके विषय में भी हम चर्चा आगे करेंगे। अब प्रश्न इसमें ये है बच्चों कि हम ख्याति का मूल्यांकन किस लिए कर रहे हैं, ख्याति हम किस लिए ज्ञात कर रहे हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हमें लिंक जोड़ना है कि हमने जो पहले पुनर्गठन में हमने त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात ज्ञात किया, क्योंकि साझेदार किन्हीं कारण से अपना अनुपात बदल रहे हैं, वो पता कर लिया हमने कि एक के हिस्से में कमी हो रही है और एक के हिस्से में वृद्धि हो रही है। 3 साझेदार हैं तो दो को प्राप्त हो सकता है, एक त्याग कर सकता है। बट इस त्याग और प्राप्ति के परिणाम के रूप में जो उनको किसी को फ़ायदा होगा किसी को नुकसान होगा, उसका मूल उनको चुकाना होता है। त्याग करने वाले साझेदार को मूल प्राप्त होता है, उसको त्याग करने वाला साझेदार मूल को प्राप्त करता है। प्राप्त करने वाला साझेदार जिस मूल्य का मापदंड जो है वो ख्याति है, ये इसका बेसिक सूत्र है। तो अब ये 2 चीज़ें आपस में जुड़ गई। ख्याति का हमने मूल्यांकन क्यों किया, ये बात आप ठीक ढंग से समझ लीजिए। ख्याति का मूल्यांकन हमने इसलिए किया क्योंकि एक साझेदार हिस्सा त्याग रहा है और एक प्राप्त कर रहा है। तो त्याग करने वाले साझेदार को इस मूल्य में जो इसका हिस्सा कम हो रहा है, जैसे अभी मान लीजिए इस प्रश्न के हिसाब से ख्याति कितनी आई, 1 लाख रुपये आई, और कोई साझेदार मान लीजिए 1/4 भाग का त्याग कर रहा है, तो 1 लाख का 1/4 25,000 रुपये त्याग करने वाले साझेदार को प्राप्त होंगे, और प्राप्त करने वाला साझेदार त्याग करने वाले सारे साझेदार को ये 25,000 रुपये देगा, क्योंकि उसका हिस्सा हमेशा के लिए एक का हिस्सा कम हो जाएगा और एक का हिस्सा बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को हम आगे जाके जोड़ेंगे। अब एक साथ 2 काम होंगे आपके। एक अगले वीडियो में जो आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, एक त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात आएगा, और उस त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात के बदले में हमें ख्याति की राशि उसको चुकानी होगी। तो अब चूँकि ख्याति का मूल्यांकन एक अलग प्रश्न हो गया, अब जब हम त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालेंगे तो वहाँ ख्याति प्रश्न में निकली हुई दी होगी,
क्योंकि परीक्षा में इतना बड़ा प्रश्न नहीं होता है कि त्याग अनुपात प्राप्ति अनुपात भी निकलवाएं, फिर ख्याति का मूल्यांकन भी करवाएं, फिर उसका विभाजन भी करवाएं। बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। बट अभी तक जो 2 प्रश्न थे, हम दोनों प्रश्नों को जोड़ करके एक नए प्रश्न का उदय हो जाएगा। नए प्रश्न का उदय हो जाएगा कि एक साझेदार त्याग कर रहा है मान लीजिए 1/4 का, और एक प्राप्त कर रहा है 1/4 का, और इसके लिए फर्म की ख्याति का मूल्य 1 लाख रुपये आका गया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो 1 लाख का 1/4 यदि आता है तो बच्चों 25,000 होता है। मान लो ए को प्राप्ति हो रही है और बी त्याग कर रहा है, तो त्याग करने वाले साझेदार का खाता हमेशा क्रेडिट होगा और प्राप्त करने वाले साझेदार का पूंजी खाता डेबिट होगा। ए टू बी एंट्री इसकी 25,000 से हो जाएगी। ये कैसे होगी वो मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखती रहिए और तैयारी करती रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए। धन्यवाद।